हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर 13 से, जो बात करता है प्रोडक्शन, इम्पाउंडमेंट एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो लेट्स टेक वन टर्म एट अ टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स को। रूल 1 हमें ये बताता है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हमें ईदर एट द टाइम और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज प्रोड्यूस करना होता है। अगर आपको याद हो, जब हम प्लेंट या WS या प्लीडिंग्स कर रहे थे, उस टाइम भी हमने देखा था कि जब आप अपनी प्लीडिंग्स फाइल करते हैं तो उसमें आप साथ में अपनी डॉक्यूमेंट्स भी अनेक्स करते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू रूल 1। मूविंग अहेड, जो भी अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट इररेलेवेंट है या इनएडमिसिबल है, दैट मीन्स वो रिक्वायर्ड नहीं है उस टाइम उस सूट के लिए, इट इज नॉट मटीरियल फॉर द सूट, तो उस केस में कोर्ट जो है वो किसी भी टाइम ड्यूरिंग द सूट उनको रिजेक्ट कर सकती है। और जब वो उसको रिजेक्ट करेगी तो वो उसका रीजन भी साइट करेगी कि उसने उसको रिजेक्ट क्यों किया है। फर्दर, अगर वो रिजेक्ट नहीं करती उसको, तो उस केस में उन डॉक्यूमेंट्स पे इंडोर्समेंट देना होता है, जिसमें द नेम ऑफ द पार्टी जिसने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, वो द सूट नेम या टाइटल या फिर और उसका केस नंबर, उस स्टेटमेंट ऑफ हैविंग इट बीइंग एडमिटेड, और उस इंडोर्समेंट को साइन किया जाएगा बाय द जज। सिमिलरली, अगर आपके पास कोई एंट्रीज है इन द अकाउंट्स बुक या फिर इन विच इज अ पब्लिक रिकॉर्ड या ऐसा कुछ, तो उस केस में आप उनकी कॉपीज फाइल कर सकते हैं और उन कॉपीज को इट विल बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन दोज डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू यू एंड दीज कॉपीज विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। दैट मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएंगे they will be a part of the record, और जो documents reject हो जाएंगे they will be returned to the parties। दोनों में ही endorsement होगा और reason cite किया जाएगा for the return। Now coming to impoundment। impoundment का मतलब ये होता है कि आप उन डॉक्यूमेंट को सीज कर लोगे in the custody, in the judicial officer's custody। अगर कोर्ट को लगता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू सीज द डॉक्यूमेंट, टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स, या फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे इट मे कॉज इनजस्टिस टू द पार्टी, या वो लॉस्ट हो सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड अदर थिंग्स, तो उस केस में वो इम्पाउंडमेंट का ऑर्डर कर सकती है। दिस इज गिवन अंडर योर रूल 8। नाउ ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स एडमिट हो गए हैं, उनको अगर पार्टीज चाहे तो वापस क्लेम कर सकती है। कब? जब आपका केस डिसाइड हो गया है और उसके अपील करने की गुंजाइश नहीं है या अपील का उसमें प्रोविजन नहीं है, या फिर अगर अपील का प्रोविजन है तो वो जो टाइम पीरियड अलॉटेड है टू फाइल एन अपील, वो टाइम पीरियड ही एक्सपायर हो गया है। इसके अलावा अगर आपको उनको रिटर्न करवाना है तो उस केस में आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी उसमें फाइल कर सकते हैं। आप कोर्ट को ये बोल सकते हैं कि आई विल प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसकी जगह आप उसकी कॉपी फाइल कर सकते हैं। एंड इफ द कोर्ट अलाउ, देन दोज डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटर्न्ड बैक टू द पार्टीज। मूविंग अहेड, इसके अलावा कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो दूसरे कोर्ट पे या दूसरी जगह पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, if it is material for your case, तो उनको भी इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ कर सकता है। It will be done through an affidavit or by an application which is filed by either of the parties. Now, when a suit is properly instituted and we have taken into consideration all the proceedings for admissions and denials, finally the suit is ready for hearing, it is ready for the trial, and ये जो हेयरिंग है ये हमारी दो पार्ट में स्प्लिट की गई है। फर्स्ट पार्ट हमारा बोलता है हेयरिंग व्हेन द इश्यूज आर फ्रेम्ड, एंड द सेकंड पार्ट डील्स विद एविडेंस ऑफ द पार्टी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्डर 14 व्हिच टॉक्स अबाउट
settlement of issues and determination of suit in issue of law or on issue agreed upon. Well, the first and the important thing here is issues. रूल 1 हमें ये बोलता है कि जो कोर्ट है, जितनी भी मटेरियल प्रेपोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट या लॉ, उनके ऊपर इश्यूज फ्रेम करती है. वेल, इश्यूज आर द बैकबोन ऑफ अ सूट, क्योंकि इट इज दीज इश्यूज जिसके ऊपर आप अपने एविडेंसेस लाओगे, जिनको आपको प्रूव करना होगा, जिनके ऊपर आपका ओनर्स होगा और जिनके ऊपर डिसीजन आएगा, जजमेंट आएगी. What exactly is this term issue? Well, when one party say something and the other party do not agree to it, then it becomes a point of conflict and that is known as issue. Issue is something जो plaintiff अपनी plaint में अपने claim को लेने के लिए लिखता है और defendant अपनी pleadings में, that means अपने WS में, अपने डिफेंस में बोलता है. जहां पे उन दोनों का मेल नहीं होगा वहां पे इशू क्रिएट होगा. जहां पे वो एग्री नहीं करते, जहां पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उन प्रेपोजिशंस पे जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड द क्लेम ऑफ द पार्टीज, टू असर्टेन द राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड टू पास द जजमेंट देयर अपॉन, उनको इशू कहा जाता है. And that is the reason it is termed as the backbone of the suit. So, Rule 1 talks about framing of the issue by keeping into consideration the fact, the material prepositions of fact as well as of law. उसके बाद जितने भी issues frame किए जाएंगे, हर issue पे, I repeat, हर issue पे judgment दिया जाएगा. तो अगर गलती से कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं लिखा जाता या मिस हो जाता है या उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो क्या वो सूट जो है उसकी वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी? नो. अगर दोनों पार्टीज को पता है उनके केस के बारे में और वो उसके अकॉर्डिंगली अपने एविडेंसेस वगैरह देती हैं, अपना केस फाइट करती हैं, तो उस केस में वो जो सूट है, वो जो प्रोसीडिंग्स है, वो जो जजमेंट है, वो वैलिड होगी. लेकिन अगर उसकी वजह से पार्टीज को इनजस्टिस होता है, वो ट्रू नेचर नहीं समझ पाती है केस का और जिसकी वजह से वो अपने एविडेंसेस वगैरह को प्रॉपरली नहीं रख पाती, देयर इज एन एम्बिग्विटी, इट इज नॉट क्लियर, उस केस में इट कैन बी चैलेंज्ड. सो दैट by that you can understand the importance of framing issue in the proceeding. ये जो issues हैं ये हमारी first hearing में होते हैं. What exactly is a first hearing? क्योंकि हमने देखा है उससे पहले भी proceedings हो चुकी है, जब notice जाता है, defendant आता है, admissions, denial, interrogatories and all those things. So what is the first hearing? So CPC do not define first hearing as such, but इट इज मेंट जहां पे कोर्ट पहली बार अपना दिमाग लगाएगा उनकी प्लीडिंग्स पे और उसके अकॉर्डिंगली अपने इश्यूज को फ्रेम करेगा ताकि ट्रायल कैन कमेंस. दैट इज नोन एज द फर्स्ट हेयरिंग इन द सिविल सूट. सो रूल 2 कहता है कि वो हर इश्यू पे जजमेंट को प्रोनाउंस करेगा. नाउ अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इशू है, ठीक है, उसमें से एक इशू है कि कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है या फिर इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, तो उस केस में ये हमारी प्रिलिमिनरी इशू है. दीज इश्यूज ऑफ लॉ दे फॉर्म द प्रिलिमिनरी इशू, जैसे बार टू द सूट. तो हम पहले इनको डिसाइड करेंगे और बाकी जो इश्यूज हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट, उनको साइड में रख देंगे. वेल, आपके इश्यूज बेसिकली इशू ऑफ फैक्ट या इशू ऑफ लॉ होता है. लॉ मतलब जो लीगल प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, जैसे आपके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन या कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या फिर आपका बार टू द सूट, लिमिटेशन पीरियड, ये सब आता है हमारे फैक्ट्स इन लॉ में, इश्यूज इन लॉ में. और इन फैक्ट का मतलब जो आपके केस के फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आएंगे वहां पे. तो हम इनको
एज प्रिलिमिनरी इश्यूज कंसिडर करेंगे और पहले इनके ऊपर जजमेंट होगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ आएंगे, अदरवाइज अकॉर्डिंगली उस सूट के ऊपर जजमेंट हो जाएगी। जैसे अगर वो सूट बार्ड है तो इनको डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा। इसलिए पहले प्रिलिमिनरी इश्यू डिसाइड किया जाएगा और अगर रिक्वायरमेंट होगी फिर हम आगे बढ़ेंगे टू द फर्दर इश्यूज which are being framed by the court. Issues can be framed either through the allegations made on oath or allegations made by the parties in their pleadings or the answer to interrogatories या फिर the content of the documents which is produced by either of the parties. अलावा अगर कोर्ट को ऐसा लगता है दैट द कोर्ट नीड टू एग्जामिन एनी विटनेस या फिर उसको कोई डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत है इन ऑर्डर टू एक्चुअली कम टू द रियल इश्यूज बिटवीन द पार्टी, तो रूल 4 के अंदर कोर्ट के पास वो पावर है कि वो एग्जामिन कर सकता है या डॉक्यूमेंट्स को प्रोडक्शन के लिए बोल सकता है बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज, और उसके लिए वो एडजर्न करके नेक्स्ट डेट दे सकता है ताकि वो पर्सन इन पर्सन आ सके या फिर उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ सके। बट वहां पे आपका टाइम लिमिट दिया हुआ है 7 डेज का। उसके बाद जो भी आपके इश्यूज हैं दे कैन बी स्ट्राइक डाउन, दे कैन बी अमेंडेड बिफोर पासिंग ऑफ द डिक्री। सो दैट मीन्स यू हैव n number of opportunities to add or to delete the issues. So it can be done before passing of the decree. After this you have two more rules, rule 6 and 7, जिसको collectively ये कहता है कि अगर दोनों parties collectively मिलके कोई agreement पे आ जाती है with respect to their money suit या फिर और प्रॉपर्टी सूट और वो कलेक्टिवली बाय कॉम्प्रोमाइज कोई इश्यूज फ्रेम कर लेती है, तो कोर्ट को अगर ये लगता है दैट इट द एग्रीमेंट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, उसमें सब्सटैंटिव इंटरेस्ट है पार्टीज का एंड इट नीड टू बी डिसाइडेड, देन द कोर्ट कैन टेक दोज इनटू कंसिडरेशन और उन इश्यूज के ऊपर वो अपना जजमेंट सुना सकती है। So this is all about framing of issues, which is one of the most important point or topic of your civil suit, because यहाँ से आपकी actual trial शुरू होता है। Order 15 हमें बताता है कि जो हमारा सूट है वो on the first hearing ही dispose of कर सकते हैं। Well, जैसे मैंने बोला first hearing is not defined, but it means जब आपकी pleadings complete हो गई है पर issues frame नहीं हुए हैं, so that is the first hearing. So आपके फर्स्ट हियरिंग पे ही सूट डिसमिस हो सकता है। कब? जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि पार्टीज के बीच में कोई इश्यू ही नहीं है, देयर इज नो इश्यू बिटवीन द पार्टी, सो नथिंग नीड टू बी डिसाइडेड, ईदर दे एक्सेप्ट the claims or they have amicably resolved whatever may be the situation, but there is no dispute between the parties, there is no issue between the parties, तो कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। या फिर अगर एक केस में बहुत सारे डिफेंडेंट हैं, लेट्स से देयर आर 1, 2 and 3 defendants, and out of them one defendant accepts the allegation and these two do not, so in that case इसके अगेंस्ट जो सूट बन रहा था वो खत्म हो जाएगा और रिमेनिंग डिफेंडेंट्स के लिए सूट आगे कंटिन्यू होगा। दैट मीन्स हिज लायबिलिटीज and the right of the plaintiff with respect to him will be decided and उस particular rights के लिए वो dispose of हो जाएगा और remaining dependents के लिए वो continue किया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था कि जब summons issue किए जाते हैं तो it can be either for the settlement of issues या फिर final disposal के लिए, जैसे आपके small cause cases में, तो वहां पे भी अगर कोर्ट को लगता है तो वो इन सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है ऑन द फर्स्ट हियरिंग, और अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें एविडेंसेस की जरूरत है, फर्दर हियरिंग की जरूरत है, तो वो मैटर को एडजर्न कर सकता है। दैट मीन्स इफ द कोर्ट फील्स दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज टू डिसाइड द मैटर एंड नो फर्दर proceedings are required, in that case it can decide the suit. And finally
इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स, सेम यहाँ पे भी यही है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, अगर उसको लगता है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। वहीं अगर वो चाहे, पार्टीज उसको अगर जस्टिफाई कर सकती है अपना नॉन कंप्लायंस, नॉट ब्रिंगिंग और प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो वो उनको फर्दर टाइम ग्रांट कर सकता है टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सो दैट द केस कैन बी डिसाइडेड फर्दर। सो दीज आर द इंस्टेंसेस जहां पे फर्स्ट हियरिंग पे ही सूट डिसमिस किया जा सकता है। So that's all about today. I'll see you